वेलकम टू योर चैनल रैपिड ग्रास्पर। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर 1 यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है क्रॉप्स यानी कि फसलों को कैसे ठीक तरीके से उगाया जाए, उनका रखरखाव कैसे करें, फिर उनका स्टोर भंडारण कैसे करें। कुछ ऐसे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। हमें पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है और फूड उन्हें क्या देता है? एनर्जी यानी कि ऊर्जा। हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस अपना खाना नहीं बना पाते। तो उन्हें कहाँ से खाना मिलेगा? उन्हें खाना मिलेगा फसलों से, जो किसान यानी कि हम ह्यूमन ही खेतों में उगाते हैं, और वही फसलें हमें एनर्जी देती हैं। हम रोज़ लाइफ में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ ना कुछ हम ज़रूर अनाज ग्रहण करते ही हैं, और यही अनाज हमें एनर्जी देता है। हम क्या करते हैं एनर्जी से? एनर्जी से हम पाचन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, श्वसन और एक्सक्रीशन, हर हमारी लाइफ प्रोसेस को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो हमें फूड से मिलेगी। इसलिए हम फूड खाते हैं। इंडिया, हमें पता है, एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, एक बहुत बड़ा देश है। इतनी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन को खाना देने के लिए उसका रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन आवश्यक है। टॉपिक फर्स्ट हेडिंग है हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कृषि पद्धतियाँ। इसमें हम पहले ये जानेंगे कि कृषि की शुरुआत हुई कहाँ से, क्यों ज़रूरत लगी कि एग्रीकल्चर किया जाए। लगभग 10,000 ईसा पूर्व जो मनुष्य था वो घुमंतू था, यानी कि घूमता रहता था खाने की तलाश में, नोमैडिक था। और जब वो घूमता था इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, तो वो कच्चे फल और सब्जियां ही खाता था, या फिर जानवरों का शिकार करके उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे जब वो ग्रुप्स में रहने लगा तो उसे भोजन की और आवश्यकता हुई। इसके लिए उसने भूमि को जोतना यानी कि खेती करना उचित समझा, और जिसमें उसने पहले फसलें उगाई, चावल, गेहूं और कुछ अन्य फसलें। इसी तरह कृषि का आविष्कार हुआ, प्रारंभ हुआ। आइए अब हम एक नया वर्ड यानी कि क्रॉप, फसल, इसे समझते हैं। जब एक ही किस्म का पौधा किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाए, यानी कि when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. उसे फसल कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम कहें गेहूं की फसल, यानी कि उस पूरे खेत में सिर्फ गेहूं ही है। चावल की फसल, यानी कि उस पूरे खेत में चावल उगाया गया है। इस तरह फसलों का नाम दिया जाता है। फसलें तो अनेक प्रकार की होती हैं, अनाज, सब्जियां, फल, ये सब फसलों के ही प्रकार हैं। और इंडिया एक वास्ट कंट्री होने की वजह से यहाँ पर तापमान, जलवायु और वर्षा, ये भी अलग अलग परिस्थितियों में एक रीजन से दूसरे रीजन में डिफर कर जाती हैं। इसी वजह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री यानी कि हमारे देश के डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, और हमें यहाँ पर इन्हें 2 क्रॉपिंग पैटर्न्स या 2 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अंतर करेंगे। पहला है खरीफ क्रॉप्स यानी कि खरीफ फसल। खरीफ फसल वह फसलें होती हैं जिन्हें रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाए वह फसल खरीफ कहलाए। आप ऐसे राइमिंग करके भी याद कर सकते हैं। और इंडिया में रेनी सीजन कब होता है? जनरली जून टू सितंबर, यानी कि ये इनके महीने हैं। वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। उदाहरण है पैडी, धान, मेज, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ग्राउंडनट, कपास, कॉटन, ये सभी खरीफ फसलें हैं। इन्हें बहुत पानी चाहिए होता है, इसलिए इन्हें रेनी सीजन में उगाया जाता है। दूसरा टाइप रबी फसल यानी कि रबी क्रॉप्स। ये वो फसलें हैं जो
विंटर सीजन, शीत ऋतु, ठंड में उगाई जाती हैं और जनरली ठंड होती है अक्टूबर से मार्च, यानी कि इन महीनों में इन फसलों को उगाया जाता है। रबी क्रॉप्स गेहूं, वीट, ग्राम चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों और लिनसीड यानी कि अलसी, इन फसलों को रबी फसल कहते हैं। आप इसे शॉर्ट तरीके से कैसे याद कर सकते हैं? खरीफ रेनी सीजन, यानी कि जिसे बहुत पानी चाहिए वो खरीफ फसलें। और रबी क्रॉप्स र से रबी, रा से रजाई। रजाई हम कौन से महीने में ओढ़ते हैं? ठंड में, यानी कि रबी फसल हम विंटर सीजन में उगाते हैं। तो ऐसे करके भी आप इन दोनों फसलों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आइए हम एक पिक्चर से इसे समझते हैं। ये देखिए, ये खरीफ का क्रॉप्स हैं, खरीफ फसलें हैं, जिसमें चावल, कॉर्न मक्का, सोयाबीन, गन्ना, मूंगफली और कपास ये दिखाए गए हैं। और इधर रबी फसलें, यानी कि ठंड में जो उगाई जाएं, विंटर सीजन वाली फसलें जो आप विंटर में खाते हैं, उन्हीं से आप इन फसलों को याद कर सकते हैं। वीट गेहूं, ओट्स, चिकपी छोलिया, मस्टर्ड सरसों, आलमंड बादाम, ब्रोकली गोभी का ही एक प्रकार है। तो इस तरीके से आप इस पिक्चर को भी अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। खरीफ फसलें रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु और रबी क्रॉप्स विंटर सीजन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ दालें और सब्जियां समर सीजन में भी उगाई जाती हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, यानी कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये क्रियाकलाप यानी कि ये एक्टिविटीज़ फार्मर्स, किसान अपने पूरी अवधि जो उनकी टाइम ड्यूरेशन होती है फसल उगाने की, उसमें ये फॉलो करते हैं। और ये फसल तरीके माली या जो सजावटी पौधे उगाते हैं, जो गार्डनिंग करते हैं, वो भी यही टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये टेक्निक्स क्या हैं? आइए हम पढ़ते हैं। कृषि पद्धति के 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी तैयार करना। दूसरा सोइंग, बुआई, बीज बोना। तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, यानी कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इरिगेशन, सिंचाई। फिर खरपतवार से सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। हार्वेस्टिंग, कटाई। और स्टोरेज, भंडारण। ये 7 स्टेप्स एक किसान अपने खेत में लेता है, करता है, और जिससे उसकी फसल बहुत अच्छी होती है। हम एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी तैयार करना पहला स्टेप होता है जब भी हमें फसल उगानी होती है। और मिट्टी तैयार करने से पहले ये ध्यान रखा जाता है कि मिट्टी बहुत ढीली हो, यानी कि मिट्टी का ढीला होना, लूजन होना, पोला होना बहुत ज़रूरी है। इसी के कारण जो जड़ें होती हैं फसल की, वो मिट्टी में गहराई तक जा पाती हैं। अगर मिट्टी टाइट होगी, लूज़ नहीं होगी, तो फसलों की जड़ें डीप नहीं जा पाएंगी, जिससे उन्हें उगने में मुश्किल होगी, ठीक से फसल नहीं हो पाएगी। मिट्टी को लूज़ करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले ये समझेंगे कि लूजनिंग ऑफ सॉइल, यानी कि जो पोली मिट्टी होती है, ढीली मिट्टी होती है, वो किस तरह रूट्स को हेल्प करती है। ढीली मिट्टी से क्या होता है, जो मिट्टी में रहने वाले कीड़े, जिन्हें हम अर्थवॉर्म्स, माइक्रोब्स, थोड़े सूक्ष्म जीव जो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, ये एक तरीके से किसान की मदद करते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को लूज करते रहते हैं, उसमें घूमते रहते हैं और मिट्टी को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे मिट्टी ढीली होती रहती है। और मिट्टी में ह्यूमस यानी कि उपजाऊ मिट्टी ऐड होती रहती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मिट्टी को टाइट हो जाएगी और फसलें अच्छे से नहीं हो पाएंगी। तो मिट्टी का ढीला होना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का पहला स्टेप है। आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में बहुत से मिनरल्स यानी खनिज होते हैं, पानी होता है, हवा होती है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे माइक्रोब्स के रूप में मिट्टी में रहते हैं। और इसके अलावा मिट्टी में कुछ मृत प्लांट यानी कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो
मिट्टी में रहने वाले जो जीव होते हैं, कीड़े होते हैं, वो डिकम्पोज करके इन प्लांट्स के अवशेषों यानी पत्तियों को, सड़ी गली पत्तियां या जो भी एनिमल डेथ होती है वही मिट्टी में डिकम्पोज होते रहते हैं और इससे मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वापस वो रिलीज बैक होते रहते हैं। इसी तरह मिट्टी अपनी ये साइकिल न्यूट्रिएंट्स की फुलफिल करती रहती है। लेकिन मिट्टी की कुछ ही सेंटीमीटर तक जो टॉप लेयर होती है वो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है। यानी कि अगर हम ऐसे देखें, ये मिट्टी है तो मिट्टी के क्या कुछ ही सेंटीमीटर तक यानी कि ऊपर की लेयर में ही प्लांट की ग्रोथ बहुत सफिशिएंट, बहुत अच्छी होती है और इसलिए इस लेयर का लूज होना, टर्न होते रहना बहुत आवश्यक है। और यही काम अर्थवॉर्म्स जो मिट्टी के में रहते हैं और किसान की मदद करते रहते हैं, इसलिए अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड, किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो आप समझे कि किस तरह मिट्टी का लूज होना फसल उगने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम समझते हैं टिलिंग और प्लोइंग किसे कहते हैं। मिट्टी का लूज होना यानी कि मिट्टी का उलटना पलटना, टर्न होना, ढीला होना, पोला होना, इसे हम टिलिंग और प्लोइंग यानी कि जुताई कहते हैं। जुताई, आपने ये वर्ड सुना होगा, इसे हम हल चलाकर प्लो की सहायता से करते हैं। प्लो किसके बने होते हैं? वुड या आयरन, लकड़ी या लोहे के बने होते हैं। आपने देखे भी होंगे। प्लो की पिक्चर नीचे भी दिखा रखी है, ये देखिए, कुछ ऐसा होता है प्लो। और प्लो की सहायता से हम क्या करते हैं? जुताई यानी कि टिलिंग, प्लोइंग करते हैं। अगर मिट्टी बहुत ही ड्राई हो यानी कि उसे पहले गीला करना आवश्यक है, तभी प्लोइंग अच्छे से होगी। और प्लो करने से क्या होगा, जो मिट्टी के बड़े बड़े क्लम्स होते हैं, ढेले होते हैं, जिन्हें हम क्रम्स कहते हैं, ढेले, उनको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। इससे फिर लेवलिंग हो जाती है। लेवलिंग हम विद हेल्प ऑफ लेवलर या जिसे हम फट्टा कहते हैं, उसकी सहायता से हम लेवलिंग कर सकते हैं। तो लेवलिंग करना भी ज़रूरी है। पहले प्लोइंग, और प्लोइंग से पहले ज़रूरी है कि मिट्टी गीली हो ताकि थोड़ी नमी हो। सूखी मिट्टी में प्लोइंग ठीक से नहीं हो पाती। फिर लेवलिंग विद हेल्प ऑफ लेवलर करनी है। कभी कभी जुताई से पहले यानी कि मैन्योर भी ऐड करना पड़ जाता है, खाद भी ऐड करना होता है बिफोर टिलिंग। इससे क्या होता है कि मैन्योर यानी कि खाद मिट्टी के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाती है और जो मिट्टी होती है वो बुआई से पहले यानी कि बीज डालने से पहले खेत में पानी होगा, मिट्टी में पानी होगा तो बुआई भी अच्छे से होगी, सोइंग भी अच्छे से होगी। तो कुछ कृषि औजार हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, हम देखेंगे कि अच्छी उपज के लिए यानी कि टू गेट बेटर यील्ड, हमें अच्छी फसल मिले, बुआई से पहले हमें मिट्टी को भुरभुरा यानी क्लम्स उसके तोड़ना बहुत आवश्यक है। मिट्टी बहुत अच्छे से एक स्मूथ हो, एक अच्छी से लेवल पर हो। ये नहीं कि बड़े बड़े ढेले हैं, कहीं सूखी है कहीं गीली है, ऐसा नहीं। एक अच्छा सा लेवल हो, मिट्टी भुरभुरी हो, ये करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमें बहुत सारे टूल्स, औजार चाहिए होते हैं। यहाँ पर आपको 3 औजार बता रखे हैं। पहला है प्लो, हल, फिर होए, कुदाली और कल्टीवेटर। इस कार्य में ये 3 औजार यहाँ पर आपको बता रखे हैं। तीनों की पिक्चर्स भी आपको टाइमली दिखती रहेंगी। अब हम शॉर्ट में समझते हैं कि प्लो क्या करता है। प्लो जो होता है आपका, ये बहुत एंशियंट टाइम से ही, प्राचीन समय से ही यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले जब कृषि का विकास होना शुरू हुआ तो प्लो ही सबसे पहला कृषि औजार रहा है मानव के पास। इससे हम क्या करते थे? मिट्टी को ढीला भी करते थे, जुताई भी करते थे, टीलिंग भी होती थी, फर्टिलाइजर्स भी ऐड करते हैं, रिमूव वीड्स करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है यानी खरपतवार हटाने के लिए भी, और मिट्टी को पलटने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये लकड़ी से बना होता है और इसे बैलों की जोड़ी या कोई भी पशु, अन्य घोड़ा, ऊँट, कोई भी इसे खींच सकते हैं। आप नीचे पिक्चर में भी देखेंगे कि ये तिकोना पत्ती है। इसमें नीचे हम पढ़ ही लेते हैं पहले कि इसमें स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप है जिसे प्लोशेयर कहा गया है। और मेन पार्ट यही है इसका, जिसे हम प्लो शाफ्ट कहते हैं। हैंडल की तरह है इस पर, जो कि बीम से अटैच होता है और वो बुल्स की नेक, बैलों की नेक पर रखा जाता है और मैन उसको ईजिली ऑपरेट कर पाता है और बैल खींचते चले जाते हैं और मिट्टी ढीली होती चली जाती है। पर आजकल लकड़ी की जगह लोहे के हल यानी कि
आयरन प्लोस आजकल यूज़ किए जाते हैं। लकड़ी के जो प्लो होते थे वो पहले इस्तेमाल ज़्यादा होते थे, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो नए नए डिवाइसेस आ रहे हैं। अगला है होय यानी कि कुदाली। ये प्लो पिक्चर आप देख सकते हैं। प्लो शाफ्ट है ये, प्लो शेयर जो मिट्टी में गड़ता चला जाएगा, प्लो शाफ्ट एक सपोर्ट की तरह, और बीम जो कि नेक पर रखी जाती है। ये बीम बैलों की नेक पर है। प्लो शाफ्ट एक सपोर्ट की तरह है ताकि वो मिट्टी से जुड़ा रहे, और एक मैन इसे ऑपरेट करता हुआ चलता है और मिट्टी लूज होती चली जाती है। नेक्स्ट डिवाइस होय, ये भी एक सिंपल टूल है और ये भी रिमूव वीड्स यानी खरपतवार हटाने के लिए और मिट्टी को ढीला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी एक लॉन्ग रोड होती है लकड़ी और आयरन की, और एक ब्लेड जैसा होता है, और ये भी एनिमल्स ही से पुल करते हैं बीम के थ्रू। तो आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर होय के पिक्चर। ये भी इस्तेमाल आपका कृषि में किया जाता है, एग्रीकल्चर में इसे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है कल्टीवेटर। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टाइम भी सेव करना है और लेबर भी सेव करनी है, मेहनत सेव करनी है, इसीलिए आजकल जो प्लोइंग होती है वो विद हेल्प ऑफ कल्टीवेटर यानी कि मशीन ट्रैक्टर से जुड़ी होती है, और वही ट्रैक्टर के पीछे लगकर उस मिट्टी को ढीला लूज करती चली जाती है, जिससे कि लेबर और टाइम, मेहनत और जो समय होता है वो दोनों ही बच जाते हैं। तो यह पिक्चर में समझ सकते हैं कल्टीवेटर कैसे ट्रैक्टर से ड्राइव होता है। नेक्स्ट स्टेप सोइंग। मिट्टी ढीली हो गई, अब बीज बोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बीज ही नहीं बोए जाएंगे तो क्रॉप होगी ही नहीं। तो सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। बुआई एक बहुत ही आवश्यक चरण है, लेकिन बोने से पहले हमें ये देखना आवश्यक है कि जो बीज हैं वो अच्छी गुणवत्ता यानी कि गुड क्वालिटी के हों, क्लीन हों, साफ़ हों, हेल्दी सीड्स हों, स्वस्थ बीज हों। खराब बीज होंगे तो फसल खराब हो जाएगी। इसलिए तीनों कंडीशन, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स होना आवश्यक है। और फार्मर्स जो होता है उसे ये चुनना अच्छे से आता है, और किसान जो होते हैं वो अच्छी यील्ड ताकि अच्छी उपज आए, इसलिए ऐसे बीजों का चुनाव करते हैं। हम आगे देखेंगे कि एक एक्टिविटी से हमें समझा रखा है कि हम कैसे अच्छे बीज और खराब बीजों का चयन कर सकते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि ये बीज अच्छा है कि ये बीज खराब है, खोखला है। इसके लिए बीकर में पानी लिया और एक मुट्ठी भर बीज, जो भी हमें उगाने हैं या फिर हमें देखना है कि बीज अच्छे हैं या बुरे हैं, वो मुट्ठी भर बीज लिए। यहाँ पर हमने गेहूं के बीज लिए हैं और उस पानी में डाल दिया। उन बीजों को उस पानी में डाल दिया और इस पानी को अच्छे से घोल दिया, स्टिरर की सहायता से अच्छे से घोल दिया। हम देखेंगे कुछ देर बाद कुछ बीज तो नीचे बैठ जाएंगे और कुछ बीज तैरते रहेंगे। तो आप यहाँ से आइडिया आपको लग गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जो डैमेज सीड्स हैं, जो खराब बीज हैं, वो तो खोखले हैं और वो इसलिए हल्के होने के कारण वो तैरेंगे, और जो अच्छे बीज हैं वो नीचे पानी की तली में बैठ जाएंगे। इस तरीके से हम दोनों बीजों को अलग कर सकते हैं कि कौन से बीज अच्छे हैं, कौन से बुरे। तो सोइंग करने से पहले यानी कि बुआई से पहले बीजों का चुनाव बहुत आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल टूल्स, यानी कि परंपरागत रूप से कैसे बीजों की बुआई होती आ रही है। यहाँ पर एक फनल जैसा इंस्ट्रूमेंट यानी कीप जैसे आकार का एक बर्तन आप देख रहे हैं, इसे लिया गया और सीड्स इसमें फिल कर रहा है। एक इंसान बीज इस कीप में डाले जा रहा है और खेत जो हल की सहायता से जुत भी रहा है और बैल उसे आगे की तरफ खींचते जा रहे हैं, और ये पाइप के थ्रू नीचे की तरफ मिट्टी से ये बीज डलते चले जा रहे हैं। बैल आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और ये कीप की सहायता से बीज मिट्टी में बोते चले जाएंगे। इस तरीके से पहले बुआई होती थी। पर अब क्योंकि टाइम और लेबर दोनों ही सेव करना है, अब ये वाला मेथड थोड़ा कम यूज़ होता है। आजकल सीड ड्रिल यूज़ की जाती है, जिसे बुआई ट्रैक्टर की सहायता से हम कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो बीज होते हैं वो यूनिफॉर्मली यानी कि एक बराबर से इक्वल डिस्टेंस, उचित दूरी, समान दूरी और गहराई में गिरते हैं। इससे सीड्स साथ साथ कवर भी होते जाते हैं, क्योंकि एक स्टेप से बुआई होती है और दूसरा ब्लेड उस सीड्स को कवर कर देता है मिट्टी से।
इससे क्या होता है कि जो बीज हैं वो पक्षियों द्वारा ना खाए जाएं, बर्ड्स उन्हें ना खा जाएं, ये प्रोटेक्शन कर लेता है। सोइंग सीड ड्रिल की सहायता से करने से टाइम और लेबर यानी कि समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। तो सीड ड्रिल एक अच्छा मेथड है सोइंग करने के लिए। कई बार क्वेश्चन आता है कि बीजों का उचित दूरी यानी कि एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे होना क्यों ज़रूरी है। अगर बीज एक साथ डाल दिए जाएंगे तो उनकी ओवरक्राउडिंग हो जाएगी, यानी कि एक जगह ही इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे प्लांट को जो प्रॉपर सनलाइट है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं, सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर वो सॉइल से नहीं मिल पाएगा। इसलिए बीजों का एक समान दूरी पे होना बहुत आवश्यक है और इसी चीज़ को हम इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं। इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि कैसे बीजों को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, बोया जा रहा है, जिससे उनको सफिशिएंट सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, पानी, खनिज सभी मिट्टी से प्रॉपर अच्छे से मिलेंगे। इसलिए ये बुआई करने का सही मेथड है और ये सीड ड्रिल की सहायता से बहुत अच्छे से हो जाता है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि बुआई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है खाद और उर्वरक मिलाना मिट्टी में, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि हेल्दी ग्रोथ हो प्लांट्स की। और यही सब्सटेंस जो मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए, इन्हें हम खाद, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, उर्वरक कहते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सॉइल का काम क्या होता है। सॉइल क्या करती है? सॉइल मिट्टी में यानी कि मिट्टी में फसलों को वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, खनिज पदार्थ देती है और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम जो फार्मर्स, किसान होते हैं, वो मिट्टी में खाद और उर्वरक डालते हैं। क्या आप ऐसा कोई फील्ड सोच सकते हैं जो कभी जोता ना गया हो या कभी जिसको खाली ना छोड़ा गया हो? तो इस कंडीशन में क्या होगा? इससे जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे और जो ग्रोथ होगी फसलों की, क्रॉप्स की, वो बहुत ही पुअर होगी। इसलिए कभी भी कंटिन्यूस कल्टीवेशन नहीं करनी चाहिए, यानी कि फसलों को एकदम एक के बाद एक नहीं उगाते रहना चाहिए। मिट्टी को कुछ रेस्ट भी करने देना चाहिए, खाली भी छोड़ना चाहिए, जिससे जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो वापस रिप्लेनिश हो जाएं और मिट्टी भरपूर हो जाए। इस प्रोसेस जिसमें मिट्टी में ऐड किए जाते हैं, खाद डाली जाती है, इसे हम मैन्योरिंग, खाद देना कहते हैं। अगर सफिशिएंट खाद ना मिले तो पौधे वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। आइए समझते हैं खाद होती क्या है। खाद यानी कि मैन्योर। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ है, जो सड़े गले पौधों और एनिमल के वेस्ट से बनाया जाता है। फार्मर्स क्या करते हैं, एक बड़े से गड्ढे में प्लांट और एनिमल के वेस्ट को डंप कर देते हैं और उसको डिकम्पोज होने देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों की सहायता से। और वही मैटर जो वो सड़ा गला अपघटित पदार्थ, वही ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि कार्बनिक खाद के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग यानी कि वर्म्स की सहायता से, अर्थवर्म अभी हमने देखा था, किसान का दोस्त, जिसे हम इस पिक्चर में देखिए कि कैसे वो मिट्टी को ढीला करता है और खाद बनाने में भी किसान की सहायता करता है। ये देखिए अर्थवर्म यानी कि केंचुए, जो मिट्टी को लूज भी करते हैं, मिट्टी में ह्यूमस भी ऐड करते हैं, लूजन करते हैं और मैन्योर बनाने में भी किसान की सहायता करते हैं। केंचुए द्वारा जब हम कोई खाद तैयार करते हैं तो उसे वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ये हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2, इसमें हमने मूंग और या चने के बीज लेकर उन्हें जर्मिनेट, अंकुरित किया है। पानी में कुछ टाइम रखकर उन्हें नमी देकर हम जर्मिनेट कर सकते हैं। फिर इनमें से एक ही आकार वाले 3 हमने बीज यानी कि सीडलिंग्स छांट लेने हैं और उन्हें 3 खाली बर्तन या ग्लास लेकर, ABC जिसे हमने मार्क किया है, ग्लास A में हम थोड़ी सी मिट्टी जिसमें थोड़ा सा काउ मैन्योर यानी कि जो गाय के गोबर से बनी खाद वो हम डालेंगे। ग्लास B में कुछ मिट्टी और इसमें यूरिया यानी कि केमिकल है वो डालेंगे।
और सी क्लास में वही थोड़ी सी मिट्टी तीनों ग्लासेस में ही सेम लेनी है और इसमें कुछ नहीं डालना, ना खाद ना कोई केमिकल। अब इन तीनों ग्लासेस में हम सेम अमाउंट का पानी डाल देंगे और उनको प्लांट कर देंगे, सीडलिंग्स जैसे कि हम बीज उगाते हैं, और उनको कुछ दिन सेफ प्लेस पर रख के और डेली वाटर करते रहेंगे, पानी देते रहेंगे और उनकी ग्रोथ ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर 7 to 8 days। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि कैसे प्रिपरेशन करी जा रही है। इस एक्टिविटी का कंक्लूजन जो है वो ये है कि क्या जो तीनों ग्लासेस में जो प्लांट्स होंगे वो एक ही तरीके से उगेंगे, यानी कि जो ग्रोथ होगी वो एक ही गति से होगी, या फिर किस ग्लास में जो ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी। ये आप करके भी देख सकते हैं कि किस ग्लास में जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो अच्छी और फास्टेस्ट होगी। नेक्स्ट हेडिंग हमारी फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक। फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं, यानी कि ये रासायनिक होते हैं और इनमें जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है यानी कोई पोषक तत्व वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। आइए हम डिफरेंस देखते हैं, आगे टेबल फॉर्म में भी समझेंगे, पर उससे पहले कुछ एग्जांपल्स। फर्टिलाइजर्स को हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं, मैन्योर को हम खेतों में बना रहे थे। फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। आप 2 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। एनपीके ये ज़रूर याद कीजिएगा, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये इनके सिंबल से इनका नाम रखा गया है। पोटेशियम का सिंबल के होता है, इसलिए एग्जाम्पल नाइट्रोजन एन, पी फॉस्फोरस, के पोटेशियम। एनपीके इज एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स किसान की मदद तो करते हैं, फसल अच्छी होती है, जैसे कि गेहूँ, धान और मक्का की फसल बहुत अच्छी होती है, पर ज़्यादा भी यूज़ करेंगे क्योंकि ये केमिकल्स हैं तो मिट्टी उपजाऊ कम होती रहती है, लेस फर्टाइल होती रहती है, और ये एक वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स है। वाटर पोल्यूशन कैसे? क्योंकि पानी वर्षा होगी या सिंचाई करेंगे तो फसलों पे जो केमिकल्स हम डालेंगे वो धुलकर पानी में ही आएंगे, जो उनके आसपास पानी के स्रोत होंगे, नहरें होंगी, या थोड़ी छोटी छोटी हम क्यारियाँ सी बनाते हैं, उनमें पानी बहेगा और वो केमिकल्स उसमें जाते रहेंगे, जो एट लास्ट आगे नदियों में या कोई बड़े पानी के सोर्स में जाके मिल जाएगी। तो इसीलिए फर्टिलाइजर्स पानी का प्रदूषण यानी कि जल प्रदूषण भी करते हैं, इसलिए इन केमिकल्स को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि जो खाद हमने बनाई थी पौधों और जंतुओं के अवशेषों से, उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, या फिर जो खेत हैं उसे बिना कुछ उगाए कुछ टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए, यानी कि 2 फसलों के बीच में गैप देना चाहिए। ये अच्छी फसल उगाने के कुछ तरीके हैं। खाद से मिट्टी का टेक्सचर यानी कि जो मिट्टी का गठन है वो तो अच्छे से होता ही है, मिट्टी की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी वो भी बहुत अच्छी बढ़ती है। यानी खाद के बहुत फ़ायदे हैं, हमें खाद ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए खेतों में। और जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो भी प्रतिपूर होते रहते हैं, यानी कि रिप्लेनिश होते रहते हैं, बार बार एक साइकिल से चलकर वो मिट्टी में भरपूर बने रहते हैं। एक अनदर तरीका है जिससे हम मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो अच्छे से बने रहें, इसका नेक्स्ट तरीका है क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्रण। फसल चक्रण से क्या होता है, हम इस तरीके में डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली उगाते हैं, मतलब कि एक फसल के बाद दूसरे किस्म की फसल उगाएंगे। इसे हम नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में बहुत अच्छे से इस्तेमाल फार्मर्स करते हैं। एक सीज़न में तो वो फॉडर यानी कि चारे वाली फसल, जो फलीदार चारा होता है एनिमल्स के लिए, वो उगा लेते हैं, और दूसरे सीज़न में वो गेहूँ फीड उगा लेते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी में जो फलीदार फसलों के हिसाब से मिट्टी में नाइट्रोजन बनी अच्छी रहती है और जो फसल होती है वो भी अच्छी हो जाती है। नाइट्रोजन कौन सा बैक्टीरिया हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, उनकी जड़ों की ग्रंथियों में, यानी कि हम इसे पिक्चर से समझें तो ये ग्रंथियां बनी हुई हैं फलीदार जड़ों में। ये ग्रंथियों में बैक्टीरिया रहता है। कौन सी फसलें? जो फलीदार, जैसे कि दालें, बीन्स, मटर, हमने देखा था पिछली क्लासेस में।
तो ये बैक्टीरिया इन रूट्स में होता है और जो वातावरण की नाइट्रोजन होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, उन्हें जड़ों में फिक्स कर देता है। इस तरह ये किसान की नाइट्रोजन को स्थिर करने में सहायता भी करता है और फसल भी अच्छी होती है। इस टेबल से हम एग्जाम्पल्स जल्दी से समझेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, अच्छे से आपने याद करना है। फर्स्ट, फर्टिलाइजर्स मैन मेड होते हैं, ये क्योंकि फैक्ट्रीज में बनते हैं, ह्यूमन बना रहा है, फैक्ट्रीज में बनते हैं। और इसी का अपोजिट मैन्योर नेचुरल होते हैं, जो कि डिकम्पोजिशन, जो भी वो कैटल डंग, गोबर या प्लांट रेजिड्यूज, जो भी प्लांट के अवशेष होते हैं, पौधों के अवशेषों से बनता है। मैन्योर खेतों में बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र से कोई ह्यूमस नहीं मिलता मिट्टी को, और मैन्योर से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस ऐड होता है। फर्टिलाइजर्स कोई ना कोई एक न्यूट्रिएंट में बहुत रिच होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसे हमने NPK से भी लर्न किया था। तो इन न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होते हैं। और जो मैन्योर होती हैं वो क्योंकि एक सामूहिक रूप से बनते हैं, तो इसलिए रिलेटिवली लेस रिच होते हैं, इनमें जो भी पोषक तत्व थोड़े कम होते हैं, पर ये बहुत अच्छी होती हैं। हमें मैन्योर का ही इस्तेमाल ज़्यादा करना है। फर्टिलाइजर्स पोल्यूशन भी करते हैं और केमिकल्स हैं क्योंकि, इसलिए इनका इस्तेमाल थोड़ा कम करना है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, यानी कि खेतों में मैन्योर के क्या फ़ायदे हैं, खाद के क्या लाभ हैं। इससे जो मिट्टी होती है उसमें पानी पकड़ने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, पानी ज़्यादा देर तक टिकता है। दूसरा, मिट्टी जो होती है वो भुरभुरी, रंस उसमें छेद हो जाते हैं, ताकि जो रेस्पिरेशन करने के लिए गैसेस का एक्सचेंज होना है वो ईजी हो जाता है। रूट्स के लिए गैसेस अच्छे से अवेलेबल हो जाती हैं। तीसरा, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, मिट्टी में जो जीवाणु चाहिए, अच्छे जो जीवाणु हैं, उनकी नंबर इंक्रीज होता है, बढ़ते हैं वो, और मिट्टी का जो गठन होता है, टेक्सचर होता है, वो भी अच्छा हो जाता है। तो मैन्योर के बहुत फ़ायदे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर को यहीं तक कवर करेंगे। अगले पार्ट में इसके आगे चलेंगे हम। आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ ये समझ आया होगा आपको, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और उससे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहेंगे। तब तक स्टे सेफ, stay healthy and keep smiling. Thank you.